बेसिकली कह रहे हैं कि भारतीय बेवकूफ़ थे और ये बाहर के लोग आके हमें कुछ नई चीज़ें सिखाई। भारतीय बेवकूफ़ नहीं थे, हमारे पास ज्ञान था और जहाँ पे ज्ञान होता है वहाँ अहंकार भी होता है ना। एंटरप्राइजिंग, वेल मैनेज्ड, वेल डिसिप्लिन्ड सिविलाइजेशन गायब कैसे हो गया? क्योंकि वहीं पे होते हैं। आजकल जितने भी पिलग्रिम तीर्थ स्थान है वो सब ट्रेड रूट्स में है, तो हमेशा ट्रेड रूट से ही जुड़ा हुआ है ये सब चीज़ें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बनिया बुद्धि जब होगा तो आपको हड़प्पा समझ में आएगा। तो सबसे बड़ा कारण था कि हमारी ओरिजिनल सिविलाइजेशन का खात्मा हुआ, आर्यंस आए, हड़प्पन सिविलाइजेशन का तहस नहस कर दिया। वैसे तो कुछ हुआ ही नहीं। देखिए 4,500 साल पहले एग्जैक्टली जब हम हड़प्पा बना रहे हैं, इजिप्ट ने पिरामिड्स बनाए हैं। वो हमेशा राजाओं के बारे में बताएंगे, ब्राह्मणों के बारे में बताएंगे, बुद्धिस्ट जेन्स के बारे में बताएंगे, लेकिन ट्रेड के बारे में नहीं बताएंगे कि हम लोग सबसे पहला कॉइन्स इंडिया में बनाया था। तो इसमें भी जैसे आपने कहा सुपरस्टिशन तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म तो अभी तक इवॉल्व कर गया होगा और हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखते भी हैं, एक जेनेसिस ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो ये जो सील्स मिले हैं, जो रिसर्च हुआ है, उससे क्या पता चलता है? हु वर द गॉड्स? किसको मानते थे? हमें कुछ नहीं पता, हमें केवल ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों से, और हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद इनमें कोई विश्वास, इनके विश्वास क्या थे। क्योंकि मैं मिथोलॉजिस्ट हूँ, मुझे ये देखना है कि इन लोगों का विश्वास क्या था। इनमें क्या खासियत थी कि ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग यही कर पाए, मेक इन इंडिया एक तरफ से, लेकिन वो उस समय वो ही क्यों कर पाए? वो तो आप मेसोपोटामिया, वो भी एडवांस सिविलाइजेशन था। आज भी हमें पता है कि बनियों से देश चलता है, राजाओं से नहीं। राजा तो बनियों के लिए काम करते हैं। पार्टीशन हुआ तो डांसिंग गर्ल फिगर किसके पास जाएगा, हाई प्रीस्ट फिगर किसके पास जाएगा, बीड्स किसके पास जाएगा, उसको लेकर इंडिया पाकिस्तान सरकार के बीच में खींचातानी हुई। तो आजकल भी भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है, केवल इंडिया पाकिस्तान के बीच नहीं है। पार्लियामेंट में जाइए, भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है। और ये महिला जो है, जो दोनों को बोल रही है कि शांत से रहो, ये हड़प्पा वाली औरत है, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। लेकिन फिर आजकल ये भी बहुत आता है, नहीं वर्ण व्यवस्था ये सब तो कभी था ही नहीं, ये तो अंग्रेजों ने ये क्लास स्ट्रक्चर हमें बनाया है, हमें पढ़ाया है, हमें ऐसा सिखाया है। इट वाज देयर वर्ल्ड व्यू, जिसके वजह से हमारी हिस्ट्री को इस तरीके से पोल्यूट कर दिया गया है। तो चिकन खाते थे, बीफ खाते थे, बीफ नहीं बोलेंगे, चलो हम बोलेंगे कैटल खाते थे, क्योंकि लोगों को बहुत बुरा लगता है सच बताने में। हमारे देश में जब माइथोलॉजी की बात होती है तो एक नाम तो डेफिनेटली सबके मुंह पर, सबके जुबान पर होती है, और वो है देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक आज हमारे साथ देशभक्त पर हैं, लेकिन आज बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज होती हैं देवदत्त पटनायक के बारे में, बहुत जो कंट्रोवर्शियल टेक्स होते हैं देवदत्त पटनायक के बारे में, उनके बारे में तो हम अक्सर देशभक्त पर भी बात करते रहते हैं, लेकिन आज एक खास वजह से देवदत्त पटनायक हमारे साथ हैं। वो है कि भाई साहब उन्होंने एक और किताब लिखी है। अब मैं ये इतनी दुखी तरीके से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे जहन में होती है कि हम भी एक बार कभी जिंदगी में किताब लिखे, एक बार ही लिखी थी, उसके बाद तो हालत खस्ता हो गई थी। मोर देन 50 बुक्स, 50 से ज्यादा किताबें लिखी हुई हैं देवदत्त पटनायक ने, और मैं इनसे पूछता रहता हूं कैसे कैसे। और लेटेस्ट जो उन्होंने किताब लिखी है 100 रिफ्लेक्शंस ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड अहिंसा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों बात करते हैं देवदत्त पटनायक अहिंसा के बारे में, जबकि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं? तो हमने कहा कि आज इनको पकड़कर, इनको बैठाकर जरा बातचीत करनी जरूरी है कि माइथोलॉजी से हटकर हड़प्पन सिविलाइजेशन पर ये हिस्ट्री की किताब सच्ची में है या माइथोलॉजी की किताब है, फैक्ट्स की किताब है या ओपिनियन की किताब है, ये जानना बहुत जरूरी है। देवदत्त, मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये सबसे पहले तो मैं आपसे गुस्सा हूं जी, क्योंकि ये किताब जब मैंने उठाई तो मैंने कहा वाह, स्कूल की यादें अब ताज़ा होंगी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नया रिसर्च पता चलेगा, आर्यन इन्वेजन के बारे में पता चलेगा। तो सबसे बड़ा कांड जो आपने किया है इस किताब में वो है कि आपने थोड़ा सा, मुझे लगा, डी रोमांटिसाइज कर दिया है इस पूरे सिविलाइजेशन को, जब आपने कहा कि ना इनके पास वेपन्स थे और ना आर्यन इन्वेजन हुआ था, जो सबसे बड़ा कारण था कि हमारी ओरिजिनल सिविलाइजेशन का खात्मा हुआ, आर्यंस आए, घोड़े पर आए, हड़प्पन सिविलाइजेशन का तहस नहस कर दिया। वैसे तो कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ है। देखिए, लोगों को रोमांचक कथाएं पसंद है, और रोमांचक कथाओं से टीआरपी रेटिंग्स आती है, पॉलिटिकल वोट्स मिल जाते हैं, लेकिन जिसे सरस्वती चाहिए, एंड सरस्वती नदी नहीं, मैं सरस्वती देवी सरस्वती की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप रोमांचक कहानियों की तरफ नहीं जाते हैं, आप फैक्ट्स समझते हैं, आप साइंस समझते हैं, आप लॉजिक समझते हैं। और मैंने देखा कि जब हम हड़प्पा की बात करते हैं, ज़्यादातर ये लोग इन्वेजन शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी अहिंसा की बात नहीं करते कि ये एक ऐसी सभ्यता थी जो अहिंसावादी थी।
ये एक बनियों की सभ्यता थी। इट वॉज अ मर्चेंट सिविलाइजेशन। लोग यहाँ क्षत्रिय लाते थे, योद्धा, आर्य योद्धा, आर्य क्षत्रिय, लेकिन बनियों के बारे में बात ही नहीं करते। ये 500 साल से देवर ट्रेडिंग, ये ट्रेड कर व्यापार कर रहे थे विथ मेसोपोटामिया। और ये जो व्यापार था थ्रू द मानसून विंड्स, परहैप्स यूजिंग द मानसून, इसका 100% गारंटी नहीं है, लेकिन परहैप्स दे वर द फर्स्ट पीपल हु वर यूजिंग द मानसून विंड्स। तो यानी कि हम इनके बारे में नहीं बात करना है हमें, इनके व्यापार के बारे में, इनके इकोनॉमिक्स के बारे में, इनके पॉलिटिक्स के बारे में, हमें केवल युद्ध के बारे में बात करना है। तो फिर ये रोमांच कथा ही होगी ना, इट विल नॉट बी साइंस के बारे में। तो मैं इसलिए ये सब इन्वेजन की बात नहीं करता, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। तो इन्वेजन और सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा आप कह लीजिए चौंका देने वाली बात है, ये जो आपने बोला मर्चेंट, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल क्लास, एक पूरा सिविलाइजेशन बनता है आपके अकॉर्डिंग, आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन पूरा बना 500-700 साल के लिए, जो चीजें सप्लाई कर रहा था सुमेरियन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो आपको क्या लगता है कि आज से 4000 साल पहले, इन दोस टाइम्स, आप एक सिविलाइजेशन खड़ा कर सकते हो जिसमें फोर्टिफिकेशन, जिसमें वेपनरी, जिसमें ब्लडशेड नहीं है, और एक क्लास ऑफ रूलर्स जिनको आपने कहा है कि एक प्रीस्टली क्लास, एक हर्मिट प्रीस्ट है जो लोगों को मैनेज कर रहा है, वो इतना लेवल ऑफ एडवांसमेंट कहां से आ गया 4000 साल पहले? ऐसा पॉसिबल कैसे है? देखिए, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें हिस्ट्री समझना चाहिए कि जो 4000 साल पहले थे वो हमारे जैसे लोग थे, और उनमें कोई दे वर नॉट डिफरेंट, वो कोई ऐसे सैवेज नहीं थे कि उनको कुछ जानकारी नहीं थी। वो एजुकेटेड थे इन देयर ओन वे, उनको पता था कहाँ मछली मिलता है, कहाँ हंटिंग करना है, कहाँ पे फल मिलते हैं, कहाँ पे वेजिटेबल्स मिलते हैं, उन्हें कुकिंग पता था, उन्हें ऑर्नामेंट्स के बारे में पता था, कपड़ों के बारे में पता था, कहाँ ट्रैवल करना है उन्हें पता था। और 4500 साल पहले एक बहुत ही फेमस हाईवे होता था जिसको कहते हैं ब्रॉन्ज एज ट्रेडिंग नेटवर्क। अभी मैं समझाता हूँ आपको। अगर आप सुमेरिया, जो आज इराक है, मेसोपोटामिया में, वो एरिया में अगर आप जाओ, कुवैत, इराक, उस एरिया में हम जाएं, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि 4500 पहले जो राजा दफना गए थे, दे वर बेरिड ओवर देयर, तो वहाँ पे उन्हें नीले रंग के पत्थर मिले और लाल रंग के पत्थर मिले। ये नीले रंग के पत्थर इज़ लैपिस लैजुली। ये किताब की जो कवर है, ये नीले रंग की जो कवर है, ये लैपिस लैजुली है, और ये लैपिस लैजुली केवल अफगानिस्तान में मिलता है और कहीं नहीं दुनिया में मिलता है। तो ये अफगानिस्तान से इराक कैसे पहुंचा? क्योंकि इन दोनों के बीच में पहाड़ है, रेगिस्तान है, तो ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। और ये लाल रंग के जो पत्थर हैं वो गुजरात से आए हैं, और गुजरात में कार्नीलियन स्टोन मिलता है। और ये केवल पत्थर नहीं है, इसको दे हैव बीन टर्न्ड इनटू, ये बीड्स बनाए, मोती के जैसे बीड्स बनाए गए हैं, मणि बनाए गए हैं, और उनको धागे, उसके अंदर धागा डाल सकते हैं, और उसके अंदर कॉटन का धागा है, सिल्क का धागा है। तो ये सब उन्होंने देखा कि ये कहाँ, सुमेरिया में कहाँ से पहुंचा, क्योंकि कॉटन का धागा, ये बीड, तो किसी ने तो बनाया होगा और किसी ने इसको ट्रांसपोर्ट किया है। तो अफगानिस्तान से सिंधु नदी से लेकर फिर मकरान कोस्ट जो है, जो पाकिस्तान का कोस्ट है, गुजरात कोस्ट, उसके बाद मकरान कोस्ट, उसके बाद पर्शियन गल्फ जो है, जो आज कल हम गल्फ की बात करते हैं, तो ये वहाँ पूरी ये रास्ता 4000 किलोमीटर्स की रास्ता है। एंड ये जो रास्ता है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट किसने किया, कौन ये बनाया था? तो ये जो ट्रांसपोर्ट की बात हम बात नहीं करते। आप कह रहे हो अफगानिस्तान में आपको ये उस समय के लिए डेफिनेटली मच मोर प्रेशियस स्टोन्स मिल रहे थे, लैपिस लाजुली मिल रहा था, इसकी डिमांड सुमेरियन सिविलाइजेशन में काफी थी। इसके बीच में फिर ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन आया, इनमें क्या खासियत थी कि ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग यही कर पाए, मैंने मेक इन इंडिया एक तरफ से, लेकिन वो उस समय वही क्यों कर पाए? वो तो आप मेसोपोटामिया, वो भी एडवांस सिविलाइजेशन था। देखिए, पहले तो उनके पास ये पत्थर नहीं था, पत्थर केवल भारत से आ रहा था। उस समय मिस्र के साथ भी उनका रिलेशनशिप नहीं था, केवल ये, वो हमेशा कहते थे कि पूर्व में, ईस्ट में एक देश है, मेलुआ नाम का एक देश है, जहाँ से ये रंग बिरंगी पत्थर आते हैं, हार के जैसे, इन द फॉर्म ऑफ, और नॉट जस्ट पत्थर,
कॉटन आ रहा है, फैब्रिक्स आ रहे हैं, रंग बिरंगी फैब्रिक्स आ रहे हैं, यहाँ से अलग अलग प्रकार के पशु आ रहे हैं, यहाँ से तिल आ रहा है जिसके से तेल बनता है, तो तिल का तेल, यहाँ से आइवरी आता है, हाथी के दांत आ रहे हैं, यहाँ से पीकॉक्स आ रहे हैं, यहाँ से चिकन आया है, कुत्ते आ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक नया कुछ देश है, यहाँ से ये सामान आ रहे हैं और यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं रॉ मटेरियल्स। वो बता नहीं रहे कि जैसे सीक्रेट्स होते हैं ना, ट्रेड सीक्रेट होते हैं कि कहाँ से नील पत्थर लाया गया है, तो ये आ रहा है अफगानिस्तान से, फिर वो किसी ने उसको एक फैक्ट्री में उसको एक नया रूप दिया है, तो इसको पता भी नहीं है कहाँ से मिलता है, कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये सीक्रेट वो ट्रेडर जो है वो बताएगा नहीं, बनिया कभी नहीं बताएगा कि मेरा सोर्स क्या है। बोलेगा देखो मैं लेके आऊँगा आपके पास, आप मुझे एक्सचेंज पे दीजिए। उस समय कैसे एक्सचेंज कर रहे थे ये भी पता नहीं, कि हड़प्पा लाते क्या थे वापस ये क्लियर नहीं है। हमें पता है वो एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट क्या कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है। शायद बिट्यूमेन, टार जो होता है, टार लाते थे, वाटर प्रूफिंग, क्योंकि यहाँ पे वो जो बाथ है, पाइप्स हैं, इसके लिए वाटर प्रूफिंग के लिए, उनके बाथरूम्स के लिए वाटर प्रूफिंग के लिए टार जरूर, क्योंकि टार केवल इराक में मिलता है, भारत में नहीं मिलता है। तो फिर ये मेक इन इंडिया की शुरुआत हड़प्पा से हुई है। और एक तरफ ये हम लोग जो पढ़ते हैं 16th 15th सेंचुरी, यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, स्पाइस के लिए आते हैं। जी जी, ये कहीं ना कहीं वो एको मुझे फिर से मिल रहा है कि हम बनाते थे चीजें जो कि बहुत हाईली अप्रिशिएटेड होती थी, लेकिन उस समय वो इसका क्या कोई रिलीजियस रीजन है कि दैट लैपिस लाजुली वो सो वैल्यूबल? आज के डेट पे तो हम लैपिस लाजुली कहीं से भी खरीद सकते हैं, तो उस समय तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो बेरी करते थे, लोगों को बेरी करते, उनके राजा थे, रानियां थे, दे वुड कवर देम विद दीज बीड्स, और एक दो बीड्स नहीं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बीड्स हैं वहां पे, उनके गले में, उनके सर पे, उनके हाथों में गीड। तो एक अगर आपने वो हड़प्पा का फेमस मूर्ति लोगों ने देखा है ना, वो चीफ प्रीस्ट या हाई प्रीस्ट बोलते हैं उसको, ध्यान देना है कि उसके सर के ऊपर क्या है। वो एक ऐसे बैंड है, उसके अंदर एक गोल एक है और उसमें सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, गोल गोल गोल, और जिसे आजकल हम नजर बट्टू कहते हैं, जो वो बोलते हैं ना टर्किश आई, इविल आई के लिए, अगर आप वो इमोजी में भी आता है, एक लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, व्हाइट कलर और काला रंग का होता है, और एग्जैक्टली वो ये राजा पहन रहा है। जो डार्क ब्लू है वो लापिस लेजुली है, लाइट ब्लू टर्कुआज है जो ईरान से आता है। सो अफगानिस्तान से टर्कुआज, ईरान से टर्कुआज, लैपिस लाजुली फ्रॉम अफगानिस्तान। फिर वो सफ़ेद रंग है वो शंख से आता है, और शंख केवल गुजरात के कोस्ट लाइन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। ये जो शंख, जो आजकल बंगाली, आप बंगाली हो तो बंगाली जो शंख का जो चूड़ी है वो भी मैन्युफैक्चर होता था यहाँ पे, और इनले वर्क भी करते थे। आज भी इंडिया इज फेमस फॉर इनले वर्क, वो इनले वर्क करते थे। काला रंग इज ब्लैक स्टीयरटाइट, वो बनाते थे। ये क्या वो भी नज़र को मानते थे? क्योंकि हाथ में भी वैसे ही बनाया है जैसे हम ताबीज बोलते हैं, तो ये ताबीज के रूप में जा रहा है वहां पे। और वो लोग भूत प्रेत में मानते थे, बहुत भूत प्रेत में मानते थे। और अब आज भी अगर अब स्टीव जॉब्स भी भारत आया था योग पढ़ने के लिए, तो क्या उस जमाने में भी ये विचार थे कि ये मेलुहा देश में ये लोग जादू टूना करते हैं, उन्हें तंत्र विद्या है, और हम नज़र, आज भी लोग नज़र मानते हैं। तो ये नज़र की दुनिया से ये क्या नज़र बट्टू थे ये पत्थर? क्योंकि ये केवल, हमको लगता है कि ये केवल आभूषण है, अलंकार है, बट ये मॉडर्न थिंकिंग है। ट्रेडिशनली जब गहने पहना जाता था वो पहनते थे ताकि नज़र ना लगे। श्री कृष्ण का मोर का पंख उसकी यशोदा ने बांधा है क्योंकि मोर के पंख से नज़र निकलता है, तो अपने बेटे को नज़र से बचाने के लिए वो मोर का पंख है, ना कि केवल आभूषण या अलंकार के रूप में। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम बेचते क्या है, क्यों बेचते हैं, जिसे हम अलंकार कहते हैं, वो सचमुच में नज़र का बट्टू हो सकता है, वो ताबीज हो सकता है, तिलिस्मात हो सकता है, सो इट कैन बी एनीथिंग। तो चलिए फॉर आर्ग्यूमेंट से एक मान लेते हैं कि एक ट्रेडिंग क्लास था, मर्केंटाइल क्लास था, मे बी सी फेयरिंग था, मॉनसून विंड्स का इस्तेमाल करके ओमान एंड बियॉन्ड ट्रेडिंग हो रही थी। लेकिन अगर ऐसी सिविलाइजेशन बनती है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसमें भी जैसे आपने कहा सुपरस्टिशन तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म तो अभी तक इवॉल्व कर गया होगा। और हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखते भी हैं, एक जेनेसिस ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो ये जो सील्स मिले हैं, जो रिसर्च हुआ है, उससे क्या पता चलता है? हु वर द गॉड्स, किसको मानते थे? देखिए, ये विचार करना कि एक सभ्यता होगी उनमें देवता होने ही चाहिए, पहले तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि देवता का अर्थ क्या है, भगवान का अर्थ क्या है, ये सब अर्थ समय के साथ, सभ्यताओं के साथ बदलता है। क्या वो नास्तिक थे, आस्तिक थे, हमें कुछ नहीं पता। हमें केवल ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों से, और हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं
कि शायद इनमें कोई विश्वास, इनके विश्वास क्या थे, क्योंकि मैं मिथोलॉजिस्ट हूँ, मुझे ये देखना है कि इन लोगों का विश्वास क्या था। और यहाँ पे देखिए, हम केवल उनके बिल्डिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं या उनके सील्स के बारे में लोग बात करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि ये जो भी सभ्यता होती है, शुरुआत कैसे होती है। पहले तो वो हंटिंग करते थे, पहले तो वो सो लेट्स बिगिन एट द बिगिनिंग्स। एकदम शुरुआत जब देखते हैं तो पहले तो लोग, उनको फार्मिंग नहीं आता था, खेत करना नहीं आता था, तो दे वुड डू हंटर गैदरिंग। वो अपने जंगल में जाके, अभी भी जैसे महाराष्ट्र में गणपति के बाद ऋषि पूर्णिमा होता है और वो बोलेंगे कि जंगली पदार्थ ही खाना है उस दिन। तो गौरी पूजा जब होता है महाराष्ट्र में, तो बोलेंगे कि उस दिन जो खेत से आता है उसे नहीं खाना है, केवल जंगल में जाके आपको जंगली पदार्थ लेके खाना है। तो याद रखना है कि हमारे पूर्वज जंगली पदार्थ खाते थे। उसके बाद कुछ ऐसे भी पूजा होता है जहाँ पे आप जो पशु खाएंगे तो वो डोमेस्टिक नहीं होना चाहिए, वो जंगली पशु होने चाहिए, जैसे जंगली सुअर या जंगली चिकन, जो वाइल्ड फाउल, इंडियन वाइल्ड फाउल है, वो जंगली होना चाहिए। देवी को जब समर्पित होता है, वो आपका जो पोल्ट्री फार्म का चिकन नहीं देंगे, उसको हमेशा जंगली चिकन देंगे। जो काला रंग का होता है, लाल उसके, और इसका वर्णन आपको मेसोपोटामिया में मिलता है। ब्लैक एनिमल्स विथ रेड कार्निलियन लाइक क्राउन एंड बीड्स। तो यानी कि वो इंडियन फाउल के बारे में बात कर रहे हैं शायद। देखो, साइंटिस्ट कभी गारंटी नहीं कहेगा, बिकॉज 4,500 साल पहले क्या हो रहा है। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखना है कि फिर हम फार्मिंग भी करने लगे। तो यहाँ पे इंडिया में फार्मिंग हम देखते हैं कि राइस हो रहा है, राखी गढ़ी के पास राइस फार्मिंग हो रहा है, लेकिन राइस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। यवा यानी बार्ली इज़ इम्पॉर्टेंट, मिलेट रागी इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये क्या है, ये मॉनसून वाली सभ्यता है। मेसोपोटामिया में मॉनसून विंड्स नहीं है, तो चातुर्मास का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे है। तो विंटर में कौन सा क्रॉप, राबी खरीफ क्रॉप्स जो होता है, विंटर क्रॉप्स। और पंजाब साइड में उन्होंने व्हीट और बार्ली उन्होंने देखा कि पंजाब साइड में व्हीट और बार्ली, लेकिन गुजरात साइड में, बिकॉज वो ड्राई जोन है, वहाँ पे उन्होंने रागी देखा। तो रागी की, तो यहाँ पे 2 प्रकार के क्रॉप्स हैं, एक व्हीट है, यवा है, बार्ली है। यहाँ पे मिलेट्स भी ग्रो कर रहे हैं साउथ में, नॉर्थ में अलग खाना। तो उन दोनों के बीच में भी व्यापार हो रहा है कि वो व्हीट नॉर्थ से आ रहा है, मिलेट साउथ से जा रहा है। अलग अलग पॉटरीज हैं, पॉट्स बना रहे हैं, बास्केट्स बना रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ पे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, जैसे मैंने चिकन के बारे में बात किया। लेकिन गुजरात साइड में हम देखते हैं कि जो ज़ीबू बुल होता है, जो गाय होता है जिसका एक हम्प होता है, उसको ज़ीबू बोलते हैं। वो भारत से, दैट इज़ अ ओरिजिनल फ्रॉम इंडिया, बॉस इंडिकस उसको बोलते हैं। तो इंडिया का उसको डोमेस्टिकेट साउथ साइड में हुआ है, अराउंड गुजरात, अराउंड मेहरगढ़। और फिर वो जो वाटर बफेलो है वो हरियाणा साइड में हुआ है, जहाँ राखी गढ़ी है। सो ये पहले इनके बारे में सोचना है। डायरेक्टली सिटी के बारे में हम जब सोचते हैं, देखिए हड़प्पा सभ्यता के पहले भी सभ्यता थी। सभ्यता का अर्थ क्या है? केवल बिल्डिंग से सभ्यता नहीं बनती। सभ्यता का अर्थ है, संस्कृति का अर्थ है कि आपने प्रकृति को कंट्रोल किया है। आपने पेड़ों को कंट्रोल किया है, पशुओं को कंट्रोल किया है। जब आप कंट्रोल करते हो, जब जानवर नहीं कर पाते, ये जानवर के फार्मिंग नहीं करता, जानवर एनिमल हस्बेंड्री नहीं करता, कम्युनिटी लिविंग नहीं करता, तो ये जब तक ये जो ग्राम का जो एस्टैब्लिशमेंट करना, कि विलेज एस्टैब्लिश करा है, फिर फार्मिंग हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री हुआ है, क्राफ्ट्स आए हैं, धीरे धीरे करके उसके बाद व्यापार होने लगता है। क्योंकि मेरे पास कुछ सामान है, आपके पास कुछ सामान है। अगर मुझे चाहिए जो आपके पास है तो मैं युद्ध करूंगा, मैं आके लड़ाई कर लूंगा, तो हिंसा करोगे कि मुझे चाहिए, तुम्हारे पास व्हीट है, मुझे व्हीट चाहिए। तो अगर आप ठीक से हड़प्पा को देखें तो देखते हैं कि जो बीच में एक नदी है, नदी के बगल में वो फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पे पत्थर नहीं है, बिल्कुल पत्थर नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट सॉइल है। तो यहाँ पे फार्मिंग बहुत हो रहा है, लेकिन यहाँ पत्थर नहीं है। लेकिन उनके चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ में पत्थर है लेकिन अनाज नहीं है। तो एक जो रिवर है वहां पे अनाज है, पत्थर नहीं है, स्टोन्स नहीं है। तो अभी घर में हम जब मसाले पीसते हैं, मसाले का पत्थर, मसाले के लिए पत्थर चाहिए, जो सिलबट्टा कहते हैं हम उसको, वो आया कहाँ से? क्योंकि हर घर में हड़प्पा में सिलबट्टा मिलता है। सिलबट्टा आया वो पहाड़ों से आया है। तो पहला जो ट्रेडिंग होता है कि आप पत्थर लेके आओ, हम आपको अनाज देंगे। फिर जो पहाड़ में रहते हैं उनके पास गोट्स हैं, गोट से ट्रांसपोर्ट कर, हम नहीं सोचते कि गोट्स जो होते हैं, बकरी जो होता है उसे ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए, बिकॉज वो जो गोट है, जो बकरी है, वो कहीं पे भी कोई भी पहाड़ में चढ़ सकता है, तो उसको दैट वाज यूज्ड, इट इज कॉल्ड वेरी फेमस फॉर ट्रांसपोर्ट। तो वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
तो ये सब हम जब हड़प्पा की बात करते हैं, ये सब बातें कोई नहीं बात करता है कि देखो मैंने ड्राइंग भी किया है ताकि लोग समझ पाए कि गोट पे ऊपर आप कुछ पत्थर रख दो, वो आ गया, फिर अनाज लेके मैं घर जाऊंगा। तो विंटर में मैं एक नोमैडिक जो लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, आजकल हम नोमैडिक लोगों की बात ही नहीं करते, पर पहले ज़माने में वो लॉजिस्टिक्स करते थे। कोई पहाड़ में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, समर में जा रहा है और विंटर में नीचे आ रहा है, और फिर जो नदी है, नदी के ऊपर नीचे छोटे छोटे बोट्स हैं जो जा रहे हैं इस तरफ से उस तरफ, जहाज है, छोटी छोटी नाव है। तो फार्मर्स हैं, फिशरमैन है, मछली पकड़ने के लिए नदी में मछली है, समुंदर में मछली है। तो फिर फिशरमैन आ गए, फिर धीरे धीरे फार्मर आ गया, फिर ये नोमैड्स आ गए, एनिमल्स आ गए, तो धीरे धीरे एक सभ्यता की शुरुआत होने लगी। तो चलिए मान लेते हैं दैट ये सब कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, और ऑफ कोर्स इसमें माइथोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, स्टोरी टेलिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और उसके बाद भगवान भी आ ही जाएंगे। लेकिन जो आपने बार बार मेंशन किया है अपने किताब में कि किस तरीके से जब सिविलाइजेशन बनता है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भगवान हो या ना हो, एस्टैब्लिश्ड रिलीजन हो या ना हो, लेकिन क्लास स्ट्रक्चर तो इसमें भी दिखता है कि अगर लैपिस लाजुली से काम हो रहा है, जो सुमेरियन कल्चर में जाएगा, उनके टेम्पल्स में जाएगा, तो उनका निर्माण भी एकदम स्वच्छ तरीके से किया जाएगा। वहां हाइजीन का एक और रीजन ये हो सकता है कि एक क्लास ऑफ पीपल थे जो इस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, उनके लिए स्पेसिफिक टॉयलेट्स बनाए गए। तो हायर क्लास अपर एरियाज में रह रही है, क्लीनर लोग आपके पास अपने घर में जो है टॉयलेट है। तो जो हम क्लास स्ट्रक्चर की इतनी बात करते हैं आज के देश में भी, तो क्या क्लास स्ट्रक्चर उस जमाने में भी था, 4,500 साल पहले भी? देखिए, हर सभ्यता में क्लास स्ट्रक्चर होती है। ट्राइबल सोसाइटी में भी क्लास होता है, लेकिन हम उसको देखते नहीं हैं कि अगर आप कोई भी ट्राइबल स्ट्रक्चर में जाएं तो कौन मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करेगा, कौन गहने पहनेगा, कौन सा गहना पहन सकते हो, शादी के पहले क्या पहनोगे, उसके बाद क्या पहनोगे, जो कबीले का राजा होता है उसकी बेटी क्या गहने पहनेगी, उसका जब मृत्यु होता है तो कितने पशु बलि में दिए जाएंगे। तो उससे क्लास स्ट्रक्चर तो शुरू हो जाता है। तो मनुष्य जब से मनुष्य का निर्माण हुआ है, हमने क्लास स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर लिया कि देखो मेरे पास वो अगर मेरे पास वो नदी है जहाँ पे अच्छी मछलियाँ मिलती है, तो मैंने उसको कंट्रोल कर दिया। तो दूर वाला आदमी है, उसके पास कम मछली है, तो वो लोअर हो गया ना, इमीडिएटली हो गया। तो बोला ठीक है, मैं अपना मछली तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो फिर आ गया हायरार्की, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत केवल वेद या हड़प्पा से नहीं, वो इवन पाषाण युग से, स्टोन एज से शुरू होता है। जब मनुष्य आते हैं तो ये देखिए, मनुष्य का ये पशुओं में भी है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, एक अल्फा बीटा गामा, क्योंकि जब एक जो भेड़िया होता है, प्राइड होता है, तो उनके ग्रुप होते हैं, उनके ग्रुप के अंदर इक्वालिटी नहीं होता है। बिकॉज जब एक भेड़ियों का जो झुंड होता है, एक बार उन्होंने वो भेड़िए जब भेड़ को पकड़ता है, उसके बाद कौन मांस पहले खाएगा, कौन दूसरा खाएगा, कौन ज़्यादा खाएगा, कौन कम खाएगा, तो बंटवारा होता है, बंटवारे से ही क्लास बनता है। तो यही बातें, तो ये कुछ नई बात नहीं है। मनुष्य जहां रहेंगे, आप क्लासरूम में जाइए, स्कूल में जाते हैं तो फ्रंट बेंचर्स और लास्ट बेंचर्स के बीच में भी एक वर्ण व्यवस्था होता है ना। तो वर्ण व्यवस्था हर जगह होगा। लेकिन फिर आजकल ये भी बहुत आता है, नहीं वर्ण व्यवस्था ये सब तो कभी था ही नहीं, ये तो अंग्रेजों ने ये क्लास स्ट्रक्चर हमें बनाया है, हमें पढ़ाया है, हमें ऐसा सिखाया है। इट वाज देयर वर्ल्ड व्यू, जिसके वजह से हमारी हिस्ट्री को इस तरीके से पोल्यूट कर दिया गया है। ये जो कहते हैं वो बेसिकली कह रहे हैं कि भारतीय बेवकूफ़ थे और ये बाहर के लोग आके हमें कुछ नई चीज़ें सिखाई। भारतीय बेवकूफ़ नहीं थे, हमारे पास ज्ञान था, और जहाँ पे ज्ञान होता है वहाँ अहंकार भी होता है। अहंकार के शोध तो हमने ही किए हैं ना, हमने अहंकार के बारे में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि वर्ण व्यवस्था था। वर्ण व्यवस्था था, किसी लोगों ने कहा है ये क्या हो रहा है देश में, तो उन्होंने आत्मा के बारे में बात किया है और अहंकार के बारे में बात किया है। ये बात कर रहे हैं, कॉज और इफेक्ट होता है ना, क्योंकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था देखी, उन्होंने आत्मा और अहंकार के बारे में बात लिखी। सिंपल है। तो आत्मा और अहंकार की बात जब होती है तो वर्ण व्यवस्था की बात तो होनी ही है। ज्यादातर लोग वर्ण की बात करते हैं, आत्मा और अहंकार के बारे में नहीं बात करते हैं। लेकिन हमारे संस्कृति में दोनों की बात करते हैं। अगर आपको वर्ण की बात करना हो तो यह पूछना है कि भारतीय सभ्यता ने अहंकार और आत्मा की बात क्यों की।
अभी हम जब हड़प्पा की बात करते हैं, यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है, यहाँ जाति व्यवस्था है। वर्ण और जाति अलग है, अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग काम कर रहे हैं। एक फार्मर है, एक पॉटर है, एक फिशरमैन है, एक बोटमैन है, फिर कुछ लोग वहाँ पत्थर लेके आ रहे हैं, कुछ लोगों के पास बकरी है। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखता है हमें? होगा कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। अब कैसे पता चला कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? क्योंकि जहाँ पे जब सील्स देखते हैं कि बहुत ही पशुओं का जो नर होता है, द मेल एनिमल्स, जितने भी वो एनिमल्स हम ड्रॉ करते हैं हड़प्पन सील्स में, वो हमेशा एक पशु होता है, वो हमेशा वाइल्ड एनिमल होता है, हमेशा नर होता है, मादा कभी नहीं होता, इट्स ऑलवेज मेल। और बहुत क्लियरली दिखाया जाता है कि ये देखो नर है, ये मादा नहीं है। तो क्यों? वाइल्ड एनिमल, कभी डोमेस्टिकेटेड एनिमल आपको नहीं दिखाई देगा उनके सील्स में। तो जैसे राइनोसरस है, एलिफेंट है, एलिफेंट वाइल्ड है, हमको पता नहीं कि इन्होंने उसको डोमेस्टिकेट किया था कि नहीं, देयर इज नो प्रूफ, शायद मे बी नॉट ऐसे है। लेकिन राइनोसरस है, घड़ियाल है, वाइल्ड गोट है, वाइल्ड बफेलो है, वाइल्ड ज़ीबू बुल जो जिसे हम ऋषभ कहते हैं, वाइल्ड बुल ऋषभ हमेशा वाइल्ड होता है, तो उसको बैल नहीं है, ये ऋषभ है, दिस इज द वाइल्ड बुल नॉट द ऑक्स। तो पहले तो ये इमेज क्यों? क्योंकि वो सत्ता को दे न्यू कि पावर, समझते थे कि पावर होता है। फिर आप सील्स देखोगे जहां जानवर लड़ाई कर रहे हैं, दो जानवर लड़ाई कर रहे हैं और उसको कोई सेपरेट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है कि लड़ाई मत करो। दो शेर लड़ाई कर रहे हैं तो उसको सेपरेट किए। और ये जो सील है, लोगों ने कहा कि ये मेसोपोटामिया से आया है, लेकिन आज हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं भारत रत्नागिरी के कोस्ट में उन्होंने शिलालेख देखे हैं, पेट्रोग्लिफ्स देखे हैं, विच इज 10,000 ईयर्स ओल्ड, जहां पे एक पुरुष दो पशु को दूर ऐसे भगा रहा है। सो इट इज नॉट फ्रॉम मेसोपोटामिया एंड गिलगमेश। भारत में भी ये मूर्ति मिलती है। और फिर लोगों ने कहा इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है कि दो पशुओं को, तो उन्होंने कहा कि ये महाबली है जो दो पशुओं को सेपरेट करके अपना आधिपत्य जमा रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं, वो शांतिवादी है, बोल रहा है कि दो लड़ाई। देखिए सोचने का तरीका, अगर आप हिंसावादी हो तो हमेशा आपको हिंसा ही दिखाई देगा। भारत अहिंसावादी है। तो हमने कहा कि देखो दो लड़ाई कर रहे थे, एक थोड़ा समझदार आदमी आके कहा कि देखो लड़ाई मत करो, ट्रेडिंग करो, व्यापार करो, तुम्हारे पास कुछ होगा जो आप दे सकते हो, तो इससे गुड्स और सर्विसेज आप एक्सचेंज करते रहो। तो ये कोई वस्तु देता है, कोई उसे कोई सर्विस देता है, कोई कहेगा देख मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं सामान उठा के इस अफगानिस्तान से लेके आऊंगा, तुम मुझे खाना दे दो। सिंपल, मैंने सर्विस दे दिया, तुमने गुड्स दे दिया। आपने बिगनिंग में ही कहा था कि नहीं इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है, 4,500 साल या 4,000 साल पहले जो थे वही तो हम आज भी हैं। लेकिन मेरा तो ये थॉट प्रोसेस होगा कि नहीं, उससे तो हमने सिविलाइजेशनली तो हम और आगे गए होंगे। लेकिन आप इस बुक में लिख रहे हो कि नहीं, उस समय भी लोगों को यह बात मंजूर थी कि बाहर से कोई एडमिनिस्ट्रेटर, प्रीस्ट आकर पूरे शहर को एडमिनिस्टर कर रहा है और लोग शांति से उसकी बात सुन भी रहे हैं। जी जी जी। ये तो आज के टाइम पे भी सोचना बड़ा मुश्किल होता है ना। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर प्रीस्ट क्लास है जो सिटी मैनेज कर रहा है। अभी ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, एडमिनिस्टर, प्रीस्ट, ये सब अंग्रेज लेके आए थे। जैसे आज भी अगर आप किताब देखो तो जब हड़प्पा की बात करें बोलेंगे सिटाडेल शब्द इस्तेमाल होता है। सिटाडेल शब्द अंग्रेजी शब्द है, वो आता है यूरोप से। भारत में कभी सिटाडेल्स नहीं होते थे, दुर्ग होते थे। दुर्ग और सिटाडेल में बहुत फर्क है। तो आपने सिटाडेल शब्द क्यों इस्तेमाल किया? फिर एक्रोपोलिस, वो ग्रीक से आता है। फिर ब्लॉक्स, मैंने देखा है बहुत हिस्टोरियंस जो होते हैं उन्होंने लिखा है वर्ड्स ब्लॉक तो अमेरिका में होता है, भारत में क्यों नहीं होता है? तो आप ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? बिकॉज हम सोचने का तरीका, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब शब्द है तो आपने पढ़ने के पहले ही डिसाइड कर लिया कि टेम्पलेट क्या होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है साइंस में, विज्ञान में आप पहले देखते हो कि क्या दिखता है, फिर बोलते कि अच्छा शायद ये टेम्पलेट से हम इसे समझ पाते हैं। तो देखना पड़ता है कि इसका अर्थ क्या है। वो सील में राजा है कि मैंने इसको राजा क्यों बोला है, क्यों मुझे लगता है ये राजा है, और राजा शब्द आया कहां से? क्योंकि मैंने राजा का अनुभव किया है। तो जो राजा का अनुभव करता है उसे राजा दिखता है, करेक्ट ना? तो अगर आपने एक धर्म अपनाया है तो आपको कहीं पे भी वही देवी दिखाई देगी। अगर आप तो ये विज्ञान में हमेशा होता है कि देखो तुम जो देख रहे हो क्यों देख रहे हो। तो जानवर तो सभी देखते हैं, हाँ वो राइनोसरस है, ठीक है, लेकिन आपने एक आदमी को देख लिया जो योग मुद्रा में बैठा हुआ है। अभी आप योग, क्योंकि आपने इसको देखा है कहीं और, वो योगा टीचर ने कहा है, आपने इसको बोला कि ये योग कर रहा है, लेकिन वह व्यक्ति उसको क्या कह रहा था हमें नहीं पता, क्योंकि वही पोज है और कोई पोज नहीं मिलता है, एक ही पोज मिला है हमको। तो वो एक आसन है
और कोई योगा का पोज हमें नहीं दिखता है, केवल एक पोज दिखता है। इसके ऊपर से लोगों ने कहा कि योग शास्त्र यहाँ होता था। ऐसा केवल बैठने का तरीका है, ये बस एक प्रकार का बैठने का तरीका। दूसरा बैठने का तरीका है जहां पे वो अपना एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, ये बहुत दिखाई देता है। और आज भी मैंने देखा है कि किचन में जब देखिए भारत के किचन्स फ्लोर लेवल पे होते थे, तो लोग बैठ के काम करते थे। तो अगर आप देखो लेडीज कैसे करती हैं और पुरुष भी जब किचन में काम करते हैं तो एक पैर ऊपर, उनका नी एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, और यही आपको हड़प्पा में दिखता है। इसके बारे में किसी ने नहीं बात किया क्योंकि किसी ने अभी फ्लोर किचन देखा ही नहीं ना। ये सब सिटी वाले लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, सिटी वाले लोग हैं, आजकल कहेंगे इंडिया वाले लोग हैं, भारतीय नहीं है। सो हमें अपने आप को अनइमेजिन करना पड़ेगा इसको रीइमेजिन करने की। कल्पना शक्ति जो होती है, कल्पना शक्ति से ही आत्मा का मतलब है कल्पना शक्ति, क्योंकि आप चीजें देख सकते हो, समझ सकते हो। हम 4,500 साल पहले क्या हो रहा था उसका हम कल्पना कर सकते हैं। देखिए 4,500 साल पहले इजिप्ट ने पिरामिड्स बनाए थे। एग्जैक्टली जब हम हड़प्पा बना रहे हैं, इजिप्ट ने पिरामिड्स बनाए हैं। पहले जमाने में जब पिरामिड्स लोगों ने देखा, वो 2000 साल पुराने हो चुके थे और उन्होंने कहा ये क्या है, ये चीज क्या है। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ राजा को दफनाया गया है। उनको लगा ये ग्रैनरीज हैं, यहाँ इसके अंदर वो व्हीट स्टोर करते थे, तो वेयर हाउस उनको लगता था कि जोसेफ्स ग्रैनरी इसको बोलते थे। फिर एक दिन किसी ने उसको डिग करके फिर धीरे 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 करके हमें पता चला कि ये एक यहाँ राजा का एक इट्स अ टूम्ब, मकबरा है। फिर उसके बाद लोगों को लगा ये स्लेव्स ने बनाए हैं, स्लेव्स ने बनाया। आज पिक्चर्स भी बन गए, बिकॉज बाइबल में लिखा है कि स्लेव्स इजिप्ट में होते थे। आज लोग कहते हैं कि नहीं, कोई स्लेव्स नहीं था इजिप्ट में। वो राजा की सेवा करने के लिए और पुण्य कमाने के लिए, राजा के लिए उन्होंने ये बनाया 20 साल लेके, धीरे धीरे धीरे। और जो भी वहां काम करता था उसे ब्रेड और बियर दिया जाता था फ्री। तो लोग दे यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि एक दिन जब फार्मिंग खत्म हो गया और फार्मिंग के बीच में भी काम क्या करना है, जैसे चातुर्मास होता है, देयर इज नथिंग टू डू, तो बोलते चलो पिरामिड्स बनाओ और तुम्हें ब्रेड मिलेगा, बियर मिलेगा। और वहां पे बैरक्स मिल गए हैं। तो देखिए सोचने का धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि हमको जो लगा था कि ये एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो रहा था लोगों को, राजा ने शोषण करके ये बनाया है, अभी हमें लगा कि नहीं, ये प्रेम का सिंबल है, दे रिस्पेक्ट और प्यार का सिंबल है। ये मैंने नरेगा टाइप कुछ था। हाँ ठीक है, चलिए। तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, देखिए नरेगा में आप उसे दान मानते हो। अगर वो पिरामिड नहीं बना तो राजा स्वर्ग नहीं जा सकता। इट वर्क्स बोथ। तो दान कौन कर रहा है, राजा या प्रजा? हमारे दिमाग में बैठ गया है क्योंकि हमने वेद नहीं पढ़ा है। हमको लगता है कि दान केवल गरीबों को दिया जाता है। हमारी सभ्यता में ऋणी राजा है, राजा ऋणी है, ऋण से वो नरक जाता है, इसलिए वो दान करता है। और आप भी उसको दान देते हो क्योंकि तुम उसे आशीर्वाद देते हो, तभी जाके वो स्वर्ग जाएगा, नहीं तो स्वर्ग नहीं जाएगा। तो वोट का कॉन्सेप्ट जो आजकल बोलते हैं सब्सिडी देंगे वोट दे दो, इसे यज्ञ कहेंगे ना, तो कुछ देना पड़ता है। हम आज भी वणिक समाज है, अभी भी बनिया है हम लोग कि भैया तो दोगे नहीं तो मैं लूंगा, जब तक तुम लोगे नहीं तब तक दूंगा नहीं। सो द गिविंग एंड रिसीविंग, लेन देन की बात आज भी होती है। इसे हम बनिया बुद्धि नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि जब ये ब्राह्मण सभ्यता में हमेशा दान की बात करते, लेन देन की बात नहीं करते। बनिया जो होता है वो हमेशा लेन देन की बात करता है। यज्ञ परंपरा लेन देन की बात है। स्वाहा तथास्तु, नैवेद्य प्रसाद। भारत में वी हैव अंडरस्टूड दिस। देखिए कुछ भी काम करें तो बोले बख्शिश दीजिए। सर बख्शिश रिवॉर्ड नहीं है, वो दक्षिणा है कि मैंने आपको सर्विस दिया है, आप मुझे कुछ दो, एक्सचेंज कीजिए। फ्री में ले रहे हो तो फिर शोषण हो गया ना। तो शोषण वाली सभ्यता नहीं है भारत। उन्होंने कहा कि हर चीज के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, मांगने के पहले पहले कुछ दो। तो जब आप कह रहे हो कि ठीक है, फेयर इनफ दैट एक ट्रेडर क्लास था, कह लीजिए बनिया, एक कॉन्सेप्ट वही था। फिर जब ये डिमांड खत्म हो गया सुमेरियन सिविलाइजेशन से, तो इतना एंटरप्राइजिंग, वेल मैनेज्ड, वेल डिसिप्लिन्ड सिविलाइजेशन गायब कैसे हो गया? क्योंकि हमें टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता था वेदर चेंज हो गया, डिजीज हो गया, लेकिन आप कह रहे हो ऐसा कुछ ड्रामेटिक नहीं हुआ था, कोई आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था, जस्ट पेटर्ड आउट। धीरे धीरे जैसे हम जब बच्चे थे तो उस समय एक फोन होता था जिसका वायर होता था और हम ऐसे गोल गोल घुमाते थे उस फोन को। कहाँ है वो फोन? वो चला गया, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी जब आते हैं तो पुराना चीज चला जाता है।
जब डिमांड ही नहीं होगा तो सप्लाई की जरूरत क्या है? तो उस मात्रा में जो डिमांड होता था वो कम हो गया। नहीं तो ऐसे नहीं कि ट्रेड बंद हो गया, ट्रेड चालू था, लेकिन वो मात्रा बंद हो जाती है। उनको बीड्स चाहिए थे, लेकिन वो ऐसे तलिस्मात नहीं चाहिए थे। तो ये नीड फॉर दिस बिग सिटीज वाज नॉट देयर। तो धीरे धीरे करके वो वही दुकान वो गांव में कर सकता है। तो गांव बसे थे, फार्मिंग चालू था, एग्रीकल्चर चालू था, फिशिंग चालू था, बोटिंग्स चालू थे, ट्रेडिंग चालू था। वो इंडस्ट्रियल स्केल नहीं, वो बंद हो गया। ऐसे नहीं कि कुछ सभ्यता खत्म हो गई, नहीं, वहां चावल तो उगता था। इनफैक्ट ज्यादा चावल आने लगा। फिर धीरे धीरे मिलेट्स, रागी, द फ्लरिशिंग है, वहां पे खाना पीना सब कुछ है। तो सिविलाइजेशन, सभ्यता कहां खत्म हुई? बिल्डिंग्स सभ्यता नहीं बनाती, सभ्यता बिल्डिंग्स को बनाती है। तो बिल्डिंग्स को सभ्यता नहीं माननी चाहिए कि इसलिए आज भी हम लोग लगते हैं कि सिटी में सभ्यता होती है। नहीं, सिटी हर जगह होता है, ग्राम में हो सकता है, नगर में हो सकता है। ग्राम बसे थे, ग्राम तो था, हमेशा था। हड़प्पा के पहले ग्राम था, हड़प्पा के बाद ग्राम था। ग्राम में ही भारत बैठता है। 500 साल के लिए कुछ बिल्डिंग्स बने, वो चले गए, आए और गए। जब डिमांड था तो बने, और जब डिमांड चला गया वो गए। क्लाइमेट भी कंट्रीब्यूट किया होगा, लेकिन वहां पे सुमेरिया में भी बहुत चेंजेस आ गए थे। एक नया एम्पायर आया, अकाडियन एम्पायर, और जो पुराने मंदिर थे वो बदलने लगे, उनके विचार बदलने लगे, उनका आप कह सकते हैं धर्म बदल गए, रीति रिवाज बदल गए, तो डिमांड भी बदल गया। लेकिन खाने का सामान अभी भी जा रहा था, यहाँ से भारत से तिल जा रहा था, भारत से कॉटन जा रहा था। ये तो गल्फ के साथ हम ट्रेड, ये तो बंद ही नहीं हुआ, कभी नहीं बंद हुआ। मात्रा कभी ज़्यादा होता था, कभी कम होता था, कभी ज़्यादा होता था, कभी कम होता था। तो ये चल रहा था भारत का। और ये शुरुआत हम देखते हैं 4,500। तो ये जब तक आप इसको वणिक समाज या बनियों का समाज नहीं मानोगे, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। और भारत में क्या है, देखिए, वणिक समाज तभी होता है जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ पे बौद्ध धर्म था, अगर आप 2,500 साल पहले जहां पे बुद्धिस्ट केव्स हैं, अगर आप देखो कि बुद्धिस्ट केव्स या अशोक के जो स्तूप है वो कहां बने हैं? वो ट्रेड रूट्स, हाईवेज के ऊपर बने हुए हैं। ट्रेड जहां होता है वहीं पे होते हैं। आजकल जितने भी पिलग्रिम तीर्थ स्थान है वो सब ट्रेड रूट्स में है। तो हमेशा ट्रेड रूट से ही जुड़ा हुआ है ये सब चीजें। तो ट्रेड रूट के बारे में हमको सिखाया नहीं जाता कि योद्धा, राजा, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो अपने आप को व्यापारी नहीं मानते थे, वो अपने आप को राजा मानते थे। वो है तो व्यापारी, आए थे चोरी करने के लिए, लेकिन व्यापार की बात नहीं, वो हमेशा राजाओं की बात करते थे। इसलिए इतिहास में भी हमने राजाओं को इंपॉर्टेंस दिया। और जो जितनी भी कथा होते थे वो राजा लिखते थे, तो वो हमेशा अपने बारे में बताते थे। वणिक समाज कहते थे हम पैसे कमाएंगे, हमको पैसे कमाने दो, तुम जो करना है। और लेकिन वो क्या करते थे? स्तूप बनाते थे, जैसे बुद्धिस्ट स्तूपस, जैन स्तूपस। तो मेरा ये विचार है कि चूंकि ये परंपरा है अहिंसावादी, क्योंकि यहाँ पे ना सोर्ड्स मिलता है, वेपन्स नहीं मिलता है, आर्मी नहीं मिलता है, और जितने भी पिक्चर्स देखते हैं यहाँ पे कोई योद्धाओं को सेपरेट करने वाले पिक्चर्स मिलते हैं। ऐसे पिक्चर्स, ये अहिंसावादी बनिया समाज है, तो यहाँ पे जरूर एक प्रकार का पुराना बौद्ध जैन धर्म के जैसे श्रमण परंपरा जिसको कहते हैं शायद होगा। तो ये आदमी जो योग पोजीशन में बैठा हुआ है, लोग उसे शिव जी कहते हैं, ये कहते हैं, लेकिन वो है कोई श्रमण जो कह रहा है। और देखिए हाथ में उसने चूड़ियां पहनी हुई है, जो चूड़ियां आज भी लेडीज पहनती है शादी के बाद, वो चूड़ियां उस जमाने में बनते थे। भारत इज फेमस फॉर चूड़ियां, हम चूड़ियों वाले देश हैं। आजकल हम मजाक उड़ाते हैं ना, चूड़ियां क्यों चूड़ियां पहनो, बट चूड़ियों का निर्माण भारत में हुआ था। वी आर दी ओनली सिविलाइजेशन विच मेक्स बैंगल्स। बाकी जगह में ब्रेसलेट होता है, नॉट बैंगल्स। तो बैंगल्स जो है, एंकलेट, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंकलेट्स, ब्रेसलेट्स एंड बैंगल्स इज इन बीड्स एंड बैंगल्स। आज भी जो शादी होता है तो बीड्स और बैंगल्स, सिंदूर भी मिला है यहाँ पे बाय द वे। सो द थिंग इज हम इनको देख नहीं रहे इन दिस फॉर्मेट। सिविलाइजेशन आया, सिविलाइजेशन गया, बड़े शहर एटलीस्ट बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स गए। हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ एक और चीज जिसका अक्सर जिक्र होता है वो है सरस्वती नदी। जी जी, द लॉस्ट रिवर। आपने अपने किताब में बार बार सरस्वती नदी के बारे में बात किया है कि कैसे सेटलमेंट्स थे उसके आसपास। एज फार एज आई रिमेंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी पैसा, काफी एफर्ट लगाया है टू फाइंड द लॉस्ट रिवर ऑफ सरस्वती। तो जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, वेयर आर वी ऑन द सरस्वती रिवर? सरस्वती, देखिए, राजस्थान, चोलिस्तान, अरावली के पश्चिम की तरफ रेगिस्तान है, लेकिन
पूरी दुनिया में कितने रेगिस्तान है, गोबी डेजर्ट है, सहारा है, और लेकिन जब आप रेगिस्तान यहाँ बोल रहे हो, यहाँ आप इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री हटा के हम बात कर रहे हैं। थार सबसे पहले डेजर्ट पूरा, थार ये डेजर्ट। तो 70 साल 100 साल पहले, अभी हम 4,500 साल पहले उनको ये सब शब्द नहीं पता थे, ना संस्कृत था उस समय, ना कोई भी ये कुछ अलग ही बात कर रहे थे, हमको पता नहीं क्या बात कर रहे थे। लेकिन उस समय जो रेगिस्तान है, आज तक कहते हैं कि सब मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया, कि रेगिस्तान होते हुए भी लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कहाँ पे कुआं खोदना है, अंडरग्राउंड पानी होना, तो लोगों ने कहा कि जरूर इसके नीचे पानी है, जरूर इसके नीचे नदी है, उसे हम आज सरस्वती कहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब हड़प्पा में वो जो सेटलमेंट्स, उन्होंने देखा रेगिस्तान के बीच में इतने हाउसेज और एक लाइन में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि जरूर यहाँ पे कुछ होगा। और जब उन्होंने सैटेलाइट इमेज देखा तो उन्होंने देखा कि हाँ, एक पैरेलल रिवर था, तो केवल सिंधु नहीं थी, उसके पैरेलल एक रिवर था, बट प्रॉबेबली इट वाज नॉट एनुअल, मतलब वो स्नो से, हिमालय से नहीं आ रही थी ये पानी, मानसून जो वर्षा ऋतु के साथ तो इन्होंने पानी को बैलेंस और मैनेज करने की तकनीक निकाली थी। बट धीरे धीरे बारिश भी कम हो गया, इतना कम हो गया कि दे हैड टू लीव दी सिटीज, और वो धीरे धीरे राखी गढ़ी के पास गए। मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं, आपने अग्रवाल समाज के बारे में सुना है? उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस अग्रोहा। अग्रोहा इज अ सिटी जहां पे महाराज अग्रसेन का नगरी कहते हैं। इट इज 1 आवर अवे फ्रॉम राखी गढ़ी। तो बनियों के जो राजा थे अग्रसेन जी, राखी गढ़ी के सिर्फ पास में ही उनका। तो क्या राखी गढ़ी किसने बनाया? अग्रवाल समाज ने बनाया, महेश्वरी समाज ने बनाया, खत्रियों ने बनाया। तो ये हमको सोचने कोई सोच नहीं रहा है, बिकॉज हम हमेशा राजा को ढूंढ रहे हैं। हम कभी व्यापारी को नहीं, लेकिन व्यापार, मार्केट नहीं होगा, बाजार नहीं होगा, तो वृद्धि कहां से होगी, लक्ष्मी कहां से आएगी? तो आज भी हमें पता है कि बनियों से देश चलता है, राजाओं से नहीं। राजा तो बनियों के लिए काम करते हैं। तो आप कह रहे हो कि जो ट्रेड का एग्जाम्पल है, वही हड़प्पा का ट्रेड आज हम एक समाज में देख पाते हैं। तो हाउ मच ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज विजिबल टुडे? माने हम पैरेलल्स क्या क्या ड्रॉ कर पाते हैं? देखिए, आज भी हम ट्रेड करते हैं, जहां पे भी मेला होता है। ट्रेडिंग का कल्चर भारत में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, हर जगह मेला होता है, बाजार होता है, MG स्ट्रीट होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं। लेकिन कई चीज़, जैसे कि देखिए, हाथ से खाना, थाली में खाना, मसाले, पहला मसाला जिंजर गार्लिक जो होता है वो आपको हड़प्पा में मिलेगा। तो मसाले हड़प्पा लोग नहीं खा रहे थे। फिर ब्रिंजॉल हड़प्पा में मिला है। वो तो आपने एक लंबी लिस्ट भी बनाई है कि क्या क्या चीजें हड़प्पन तो वो चिकन खाते थे, बीफ खाते थे, बीफ नहीं बोलेंगे, चलो हम बोलेंगे कैटल खाते थे, क्योंकि लोगों को बहुत बुरा लगता है सच बताने में। लेकिन ये लोग, उनको कुछ ये सब पता नहीं था, वो सब नॉनवेज खाते थे, मच्छी खाते थे, मसाले खाते थे, थाली में खाते थे, हांडी में खाना पकाते थे। तो हांडी में पकाते थे, हांडी केवल भारत में बना है। चूड़ियाँ पहनती थी औरतें, तो चूड़ियाँ पहनती थी, कॉटन के कपड़े पहनते थे। तो ये सब बातें, ये सब आज भी चालू है। सिंदूर आज भी हम वो टाउन प्लानिंग कहीं हम भूल गए 4000 साल में। देखिए, घर बनाने का जो तकनीक है ब्रिक से, वो एग्जैक्टली सेम टेक्निक, लेकिन जो आंगन है, हमने आंगन कभी नहीं भूला। आंगन तब भी था, आज भी है। गेट, कि ये हमारा इलाका है, इसके अंदर तुम नहीं आ सकते हो, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी था कि हर जगह ये गेटेड कम्युनिटी जो आजकल हम बना रहे हैं ना सब जगह, ये गेटेड कम्युनिटी हड़प्पा में था। और गांव में भी हमेशा बस्ती होती है ना, एक बस्ती में, इस बस्ती में हम एक जात के लोग रहेंगे, उस बस्ती में दूसरे के लोग। बट एक सिग्निफिकेंट चीज जो आपने यहाँ बताई है कि ये जो गेटेड कम्युनिटी है हड़प्पा की, ये नॉर्मल सिटी लिविंग नहीं था, ये एक चीज वो बना रहे थे, लैपिस लजुली सो दे वर मोर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जिसके लिए हाँ, तो वो एक जाति होगी, हाई एंड एक। हाँ, तो यहाँ पे हम ब्लू स्टोन्स बना रहे हैं, वहाँ पे कपड़ा बना रहे हैं, कोई जो वीवर है वो एक ग्रुप में बैठा है, जो बीड मेकर है वो एक ग्रुप में बैठा हुआ है। तो लेकिन बाकी लोग बाहर रह रहे हैं। ओनली 20% ऑफ हड़प्पा लिव्ड इन द सिटीज। जो मैन्युफैक्चरिंग, जो कारीगर थे रहते थे, मे बी मर्चेंट्स रहते थे, लेकिन बाकी जो फार्मर्स थे वो सब अंदर नहीं रहते, बाहर रहते थे। और ये टॉयलेट्स जब हम बात करते हैं, ये अभी देखिए बाकी सब भारत में उसके बाद इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि उस समय क्राउड नहीं थे, खुले मैदान में लोग जाते थे अपना काम करने के लिए। लेकिन अगर आपको किसी लोग कहें कि तुम यहाँ से नहीं बाहर जा सकते हो क्योंकि तुम काम कर रहे हो प्रेशर्स, जैसे SEZ होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे कंट्रोल होता है कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। अभी अगर आप 2 महीने किसी अंदर आदमी को कहोगे तुम अंदर रहोगे, बाहर नहीं जाओगे, किसी को ट्रेड सीक्रेट नहीं बताओगे, तो उसको तो टॉयलेट चाहिए ना। तो फिर उन्होंने टॉयलेट का निर्माण किया। जिस दिन ये विचार चला गया तो टॉयलेट की भी वैल्यू चली गई।
क्योंकि जो फार्मर्स थे, हर्ड्समैन थे, फिशरमैन थे, उन्होंने कहा हमको टॉयलेट की जरूरत नहीं है। तो हर चीज का एग्जिस्टेंस तब होता है जैसे जब ट्रेड बढ़ता है तो फिर मनी आता है, पैसे की बात होती है। जब ट्रेड कम होता है तो फिर आप बार्टर सिस्टम से काम चलता है। और जो आपने कहा कि कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ पैटर्न की, हाँ कैटल खाते थे, उसमें कोई शौक होने की भी बात भी नहीं है वैसे। तो इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमें क्या मिलता है सील्स से, इंफॉर्मेशन से? देखिए, पेड़ों की एनिमल सैक्रिफाइस प्रॉबेबली करते थे। हर ट्राइबल कम्युनिटी में पेड़ की पूजा होती है, पशु की पूजा होती है, पशु का बलि पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि पशु की बलि हो रही है। नाच गाना जो हर ट्राइबल कम्युनिटी में होता है वो यहाँ पे भी मिल रहा है, नाच गाना हो रहा है, पेड़ की पूजा कर रहे हैं। शेर को बहुत मानते थे ये लोग, और उनके पास ये मैजिकल एनिमल्स होते थे कि 3 सर वाला पशु, 2 सर वाला पशु, एक ऐसा पशु जो आधा एक गोट है एंड पार्शली एक क्रोकोडाइल है, और टाइगर भी है, जिसे उड़िया में नौबगुंजर कहते हैं। ये इमेजेस मिलते हैं। या एक स्त्री मिलती है जिसका, जो हम बोलते हैं ना स्फिंक्स, तो स्फिंक्स एक या सेंटोर बोलते हैं। तो उसकी बॉडी टाइगर की है, लेकिन उसकी बॉडी टाइगर की, सर स्त्री का है। तो ये इमेज मिलता है। तो क्या वो देवी थी, शेरावाली जिसको हम कहते हैं? तो क्या वो शेरावाली थी? अभी ये विचार हम करते हैं, किसी को पता नहीं है। लेकिन हार्डकोर एविडेंस में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है एंड विच इज वेरी आयरॉनिकल इज दैट हम लोग कितने सीफेरिंग नेशन हुआ करते थे एक टाइम पर। जी। आई मीन ये पूरा हिस्ट्री कैसे उड़ चुका है कि मैंने उड़ीसा कोस्ट से लेकर पूरा जावा, सुमात्रा, वहां तक जाकर चोला किंगडम के टाइम पर। और आपकी किताब में लिखा हुआ है क्लियरली कैसे पॉसिबली मॉनसून विंड्स का इस्तेमाल करके हम ओमान की तरफ जा रहे थे। 4,500 साल। देखिए, हम वणिक समाज के बारे में बात ही नहीं। अभी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक देखिए, यूपीएससी हिस्ट्री देखिए, आर्ट कल्चर हिस्ट्री देखिए, वो हमेशा राजाओं के बारे में बताएंगे, ब्राह्मणों के बारे में बताएंगे, बुद्धिस्ट जैन्स के बारे में बताएंगे, लेकिन ट्रेड के बारे में नहीं बताएंगे कि हम लोग सबसे पहला कॉइन्स इंडिया में बनाया था। कौरीज जो है, जो मालदीव्स में मिलता है, भारत में नहीं, मालदीव से आता है। आज मालदीव इज बिकम कॉन्ट, बट वो कौरी कम्स ओनली फ्रॉम, हम बोलते हैं फूटी कौड़ी नहीं थी। 4 फूटी कौड़ी का 1 कौड़ी होता है। इट इज 4 कौड़ियों से 1 कौड़ी, इसलिए फूटी कौड़ी डजंट मीन ब्रोकन, इट मीन्स इतना भी पैसा नहीं है मेरे पास। अभी ये सब कॉन्सेप्ट समुद्र के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इसका जो शुरुआत है, तो मेरा ये विचार है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी हड़प्पा से शुरू हुआ है। हम जो बुद्धिज्म जैनिज्म कहते हैं, ये जो अहिंसा वाली विचार अभी क्यों है, ये एक बात ये पूछना है कि देखिए ये अहिंसा वाली सभ्यता क्यों है। एक तो अहिंसा का मतलब है आप ट्रेडिंग करो, कि लड़ाई मत करो, ट्रेडिंग करो। लेकिन इसको रेगुलेट भी करना है ना बिजनेस को, क्योंकि लड़ाई कब होता है? जब एक आदमी मोनोपोलाइज कर देता है। आजकल देखो बिजनेस कैसे एक ही कंपनी सब कंट्रोल करती है। राजा को कंट्रोल करता है, राजा कहता है कि ये सब लाइसेंस तुम्हें दे दूंगा। ये सिस्टम सबको पता है, जिसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, A1 A2 कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो अहिंसा, ये जो सभ्यता है, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको रेगुलेट करना है, नहीं तो फिर वापस लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि जो अमीर हो जाता रहता है तो जो गरीब होगा, ये अन्याय है। करेक्ट। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो उनका रेगुलेटर होता था, ये जो हम लोग चीफ प्रीस्ट बोलते हैं, ये रेगुलेटर मेरे हिसाब से जैसे जैन और बुद्धिस्ट सभ्यता में होता था, जो एक मंक होता है, जो भिक्षु होता है, जो सब कुछ त्यागता है, उसे वो रेगुलेटर बनाते थे। ही वॉज द रेगुलेटर। सो ये जो मूर्ति मिलती है जिसको लोग शिवजी बोलते हैं, इज रियली अ रेगुलेटर, कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन वो पदवी लेने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चारों तरफ जो पशु हैं उसके, दीज एनिमल्स आर एग्जैक्टली द एनिमल्स ऑन द सील्स। दे आर नॉट वाइल्ड, ऐसे रैंडम एनिमल्स नहीं है। वो एलिफेंट है, राइनो है, गोट है, बफेलो है, टाइगर है, जो सील्स वाले। और सील ये उनका ब्रांड होता था, अलग अलग ग्रुप का ब्रांड होता था। ये ब्रांड के बीच में लड़ाई को शांत रखने के लिए, जैसे एक मीटिंग होता है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी होता है, उसको लीड करने वाला एक श्रमण होगा जो कहता है कि देख, मैंने सब कुछ, मैंने जेंडर भी त्याग दिया, मैं चूड़ियां पहन रहा हूं, चलो। तो मैं राजा हूं, इसलिए मेरे पास वो हॉर्न का एक कैप है, वो हमेशा राजा का सिंबल है, लेकिन मैं चूड़ियां भी पहन रहा हूं, मैं हार, वो बीड्स भी डाल रहा हूं, मैं पुरुष भी ना मैं पुरुष हूं, ना मैं स्त्री हूं। तो क्या ये अर्धनारीश्वर का फर्स्ट इमेज है? ये सब सोचना वाली बात है। और ये जितने भी पशु हैं, ये पशु हमें जैन परंपरा में बाद में मिलती है। अजीतनाथ का सिंबल क्या है, ऋषभनाथ जी का सिंबल क्या है, वो सब वही सिंबल है जो हमें हड़प्पा में मिलता है। लेकिन लोग कभी बात नहीं, वो शिव जी की बात करेंगे और कुछ नहीं बात करें। ऐसे जैनिज्म को देखो, ऑल्टरनेट सोचो। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मैं जो कह रहा हूं ये मेरा सच है, ये साइंटिफिक सच होगा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एविडेंस दिखा रहा हूं, प्रमाण दिखा रहा हूं, बोल रहा हूं ये मेरी सोच है।
तो आपने बुक में भी एडमिट किया है दैट ऑब्वियसली इसमें हमें अपनी थॉट प्रोसेसेस को बढ़ाना होगा. दिस इज नॉट हार्ड एविडेंस, अ लॉट ऑफ इट इज इमेजिनेशन. सील्स आपने बहुत सारे रिप्रोड्यूस किए हैं, यहां स्केच किए हैं, कवर पर भी सील है. जो मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट जब हम लोग स्कूल में इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते थे वो सील्स था एंड डिसाइफरिंग ऑफ द सील्स था. ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स बहुत सारे एग्जांपल्स और क्लेम्स आते आए हैं कि सील्स हैव बीन डिसाइफर्ड. अब हमें समझ में आता है कि वो सील्स क्या है, कहां तक डिसाइफर किया है, व्हाट इज द साइंस देखिए, बिहाइंड. जब भी कोई कहता है कि मैंने सील डिसाइफर किया है, मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि वो कंप्यूटर इंजीनियर्स होंगे. ओके ओके. वो ज़्यादातर अमेरिका में बसे हुए हैं, भारत से बहुत दूर अभी, लेकिन वो देशभक्त हो गए हैं. और वो हमेशा देखेंगे कि उनका एनालिसिस के बाद धीरे धीरे वो संस्कृत शब्द ही निकलता है. अगर वो नॉर्थ इंडिया के हैं तो संस्कृत शब्द निकलेंगे, साउथ इंडिया होंगे तो द्रविडियन शब्द, तमिल शब्द निकलेंगे. तो इससे पता चलता है कि देखिए थोड़ा ये आत्मा की बात हो रही है, अहंकार की बात हो रही है. तो एजेंडा कहीं है यहाँ पे. मैं ऐसे पेपर्स को नहीं वैल्यू करता. पीयर रिव्यूड इज इंपॉर्टेंट, जो पीयर रिव्यूड जैसे nature.com या कोई साइंटिफिक अप्रोच. और अभी हमको पता है, देखिए भाषा, लिखने वाली जो भाषा होती है, इट डज नॉट नीड टू बी साउंड. कि आज जब हम लिखते हैं ओ आ ई वर्णमाला फोनेटिकली, तो सिर्फ हम जब पढ़ते हैं, लेकिन जब इमोजी हम बनाते हैं उसका कोई शब्द नहीं होता ना, लेकिन वो भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है इमोजी. तो ये इमोजी वाले जैसे थे कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाता था. लेकिन ये शायद मोस्ट प्रोबेबली, मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये जैसे स्टैम्प पेपर, टैक्स डॉक्यूमेंट्स में जैसे लिखे गए थे, वैसे ये शायद बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, जिसे जीएसटी टैक्स होता है, टैक्स का एक रिसीट होता है, ये शायद रिसीट्स हैं. क्योंकि वो केवल गेट के पास मिलते हैं, जहां पे भी गेट होता था वहां पे ये मिलता है. सो दे आर ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट्स. अगर इसमें हम मिथ, लोर, कहानी, संगम लिटरेचर ढूंढने की यहाँ कालिदास ने नहीं किया है, ये कालिदास ने नहीं लिखा इसको. अगर आप कालिदास ढूंढ रहे हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन बनिया जरूर मिलेगा जिसने वो स्टैंप किया है, वो बाबू जिसने स्टैंप किया है कि देखिए इसने जीएसटी पे किया है, तो कौन सा गुड्स के लिए कितना टैक्स देना चाहिए, किस रूप में देना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में पैसे नहीं थे. तो कौन से, अगर तुमने बीड्स लाए हैं तो किस प्रकार का बीड्स है, कितना बीड्स आपने लाया है, आपको ये रॉ मटेरियल लाने का टैक्स होगा, जो ऑक्ट्रॉय नाका में जैसे टैक्स पड़ता है, तो आने का टैक्स होगा, जाने का टैक्स होगा. ये सब लिखा गया है. और इसमें कई स्कॉलर्स ने बहुत काम किया है कि दिस इज डेफिनेटली एन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट, मोस्ट प्रोबेबली अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट. जैसे स्टैंप होता है ना, रेवेन्यू स्टैम्प्स होते हैं, ये रेवेन्यू स्टैम्प जैसा है. उसका डिजाइन जो है, लोगों ने बहुत स्टडी किया इसके ऊपर. ये इस तरफ जा रहा है. इट इज नॉट प्रोटो द्रविडियन और प्रोटो संस्कृत. अभी ये विचार लोग हमेशा लेके आते हैं. देखिए, द्रविडियन का दो चीजें मिलती है कि जो आज भी सुमेरिया में तिल के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था, इलू, इला और इलू ऐसे शब्द है, वह शब्द आज भी तमिलनाडु में इस्तेमाल होता है तिल के लिए. सेम वर्ड इज यूज. जो तमिलनाडु, साउथ इंडिया में तिल के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है, इलू या इला में वो वर्ड एग्जैक्टली मिलेगा, वही शब्द सुमेरिया में इस्तेमाल होता था. जो शब्द आइवरी के लिए इस्तेमाल होता है मिडल ईस्ट में आज भी, वो शब्द इज रिलेटेड टू तमिलनाडु. तो एक कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, बट इट इज ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी. एक छोटा वन चैप्टर है. यहाँ पे ये पता है कि नॉर्थ के जो हड़प्पा लोग थे वो अलग भाषा करते थे. साउथ, देखिए इमोजी अगर मैंने किसी को भी भेज दिया, अगर आपको इंग्लिश नहीं पता है लेकिन इमोजी समझ में आएगा, हिंदी, मराठी, गुजराती में इमोजी तो एक ही होगा ना. तो वैसे ही सिंबल्स जो हैं, वो जो पंजाब में राखीगढ़ी में रहता था, या जो कलीबंगन में रहता था, या जो हड़प्पा में रहता था, मोहनजोदाड़ो में रहता था, लोथल में रहता, अलग अलग भाषा बात कर रहे थे, लेकिन उनको इमोजी एक ही था. डीकॉलोनाइजेशन की आजकल काफ़ी बात होती है एंड ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग एंड रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की जब एक बात होती है तो उसमें आपने बड़ा सही लिखा. स्कूल के टाइम से ही मैं बार बार स्कूल रेफरेंस कर रहा हूँ बिकॉज वहीं बच्चे इंट्रोड्यूस होते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से. डांसिंग गर्ल के बारे में काफ़ी बात होती है, उस फिगरीन का नाम ही डांसिंग गर्ल है. लेकिन क्यों हमें ये बात समझना चाहिए कि कोई नाच नहीं रहा है वहां, विच इज एक्चुअली अ फैक्ट, कोई नाच नहीं रहा है, बट इट वाज द यूरोपियन गेज दैट सॉ दैट गर्ल मे बी सेमी नेकेड, अनक्लोथ, सो शी वुड बी अ नॉच गर्ल एंड दैट इज वाई उस लड़की का नाम डांसिंग गर्ल पड़ा. तो जब हम ये सब चीजें देखते हैं तो कहां तक हमें रीइंटरप्रिटेशन करना चाहिए था, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हम फिर से एक ट्रैप में पड़ जाएंगे. जब हम रीइंटरप्रेट करेंगे तो हम आज के पॉलिटिक्स में उसको रीइंटरप्रेट कर लेंगे. देन हाउ टू बी सी, देखिए विज्ञान का मतलब क्या है, जहां अहंकार नहीं होता. और अहंकार का मतलब है आप अपना कहानी बता रहे हो, आपको आपके ऊपर गर्व. जब गर्व की बात होती है तो अहंकार की बात होती है. जो विज्ञान करता है उसे गर्व किसी की बात पे नहीं होता है. गर्व के से कहो ये वो कुछ नहीं, गर्व तो होना ही नहीं है. ना गर्व होना है, ना ईर्ष्या होना है, फिर ही आप विज्ञान कर सकते हो.
तो वैज्ञानिक तरीके से जब हम करें तो आत्मज्ञान बहुत ही आवश्यक है। और जब आप रीड कर रहे हो, देखिए जो ब्रिटिश लोग थे वो ये बताना उनका ये उन्होंने डिसाइड कर लिया कि देखो आर्यंस से तोड़, क्योंकि देखिए हिस्ट्री क्या है, हमारे पहले ज़माने में मानते थे कि युगों का कॉन्सेप्ट था, पहले राम जी थे, उसके बाद कृष्ण, उसके बाद हमने को अशोका के बारे में नहीं पता था, बुद्ध के बारे में हम भूल चुके थे। फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी शुरू कर लिया, बुक्स ट्रांसलेट करने लगे, फिर आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी शुरू कर दिया, फिर उन्होंने जब टेक्स्ट ट्रांसलेट किए गए बुद्ध के बारे में हमें पता चला, अशोका के बारे में पता चला, तो भारत के लोगों को बहुत ही अनईजी लगने लगा कि अरे ये अंग्रेज़ आके हमें हमारी संस्कृति, हमारी इतिहास के बारे में बता रहे हैं। तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू होगी कि ये जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, जो गलत बोल रहे हैं। तो फिर सच क्या है? क्योंकि फिर इसके ऊपर जब सर्च हुई तो ब्रिटिश लोगों ने कहा कि देखो, और वो भेदभाव की बात कर रहे थे हमेशा, बिकॉज डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने कहा कि हड़प्पा तमिल सिविलाइजेशन था, यहाँ पे शिवजी की पूजा होती थी, और क्योंकि साउथ इंडिया में देवदासी परंपरा थी तो उन्होंने कहा ये देवदासी है, ये ब्राह्मण है, ये मंदिर है, ये शिवजी है, और ये उनका घर था। जैसे मंदिर भी आजकल अगर आप साउथ में मंदिर देखो तो बड़े बड़े उसके स्क्वायर लाइक डिजाइन और प्रोपोर्शंस आर सिमिलर बाय द वे। हम वो मेजरमेंट सिस्टम अभी भी चालू है। उन्होंने कहा ये साउथ इंडियन कल्चर था, और फिर नॉर्थ भारत के उत्तर भारत से ये लोग आए और उन्होंने स्टोरी बना दिया आर्यन इन्वेजन का। ठीक है, तो आजकल लोग बोलते हैं कि देखो वो सब झूठ बोल रहे थे। ये नहीं बोल रहे हैं कि देखो आर्य इन्वेजन हड़प्पा के समय नहीं हुआ था, 500 साल बाद हुआ था। अब ये इन्वेजन था, युद्ध था, ये नहीं पता, लेकिन आर्य तो जरूर आए 500 साल बाद। ये बात हेडलाइन में कभी नहीं होगी। वो हमेशा बोलेंगे कि आर्यन इन्वेजन डिड नॉट हैपन, बस उसके बाद वो पूर्ण विराम डालते हैं, दे पुट अ फुल स्टॉप। वो रॉन्ग है। आर्यन इन्वेजन डिड नॉट हैपन 4000 years ago. आर्यंस केम टू इंडिया 3500 years ago. जब तक हड़प्पा सभ्यता चली गई थी, खत्म हो चुकी थी, फिनिश्ड। और ये केवल पुरुष आए थे यहाँ पे, उन्होंने लोकल महिलाओं से शादी की। हमें ये पता है कई कारण, एक तो जेनेटिक एविडेंस है कि जो आर्यन जीन है वो हड़प्पा में नहीं मिलता है, उसके बाद मिलता है। आजकल हमारे ब्लड में वो आर्यन जीन है। तो आया कब, कहाँ से आया? 3500 साल पहले। हड़प्पा तो 4000 साल पहले खत्म हो चुकी थी। 3500 साल पहले सारी दुनिया में घोड़े मिलते हैं। घोड़ा, मिस्र में भी घोड़ा 3500 साल पहले आया। इसके पहले कोई सभ्यता में घोड़े नहीं मिलते थे। तो वेद में हम घोड़ों का वर्णन हुआ है, हॉर्स, तो अश्व, घोड़ा 3500 साल बाद आ जाता है। और फिर जेनेटिक एविडेंस दिखाता है कि नॉर्थ इंडिया में ये जीन है, साउथ इंडिया में जो उच्च वर्ण के लोग हैं उसमें जीन है। भाषा, जो इंडो आर्य भाषा है आउटसाइड इंडिया, वहाँ पे ध, ट, ठ, ड शब्द नहीं आते। ट, ठ, ड, ढ जो वर्णमाला में होता है ना, ट, ठ, ड। अगर आप ईरान में जाओ, ईरान शब्द मीन्स आर्यन, ईरान शब्द आर्य से आता है, वो अपने आप को आर्यन मानते हैं, लेकिन वो ट, ठ, ड नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ हम ट, ठ, ढ बोल सकते हैं। ये धर्म का ध जो होता है वो नहीं बोलेंगे, वो डारमा बोलेंगे, डारमा। हिंदू नहीं बोल पाएंगे, हिंदू। ट, ठ, ड शब्द जिसको रेट्रोफ्लेक्स साउंड बोलते हैं वो भारत में ही आता है। तो यानी कि ये आर्य पुरुष जब यहाँ आए, यहाँ के महिलाओं के साथ उन्होंने विवाह किया तो भाषा बदली। तो यहाँ पे हम हड़प्पा और आर्य का मिश्रण से ऋग्वेद का जन्म होता है। तो हड़प्पा की बातें, वो जो स्मृति थी, वो स्मृति हमें मिलती है इन वेदों में। वेदों में हड़प्पा की स्मृति है, मेमोरी, कि ये याददाश्त वो मम्मी ने बताया था। तो बच्चा बोलता है कि पापा ने हमको कुछ बताया है, मम्मी ने कुछ बताया है। तो जब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे मम्मी और पापा के बात मिला के, जैसे जीन क्रोमोसोम्स मिलता है वैसे भाषा निकलती है। तो संस्कृत ट, ठ, ढ शब्द आ गया, भाषा आ गई, ग्रामर चेंज हो गया। तो इसलिए संस्कृति लोकल, ये भारतीय परंपरा है जो हड़प्पन मदर्स और आर्यन फादर्स से जन्म हुआ है। लेकिन 3500 साल के पहले, नॉट 4000 साल पहले कोई आर्य नहीं था, घोड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। ये रथ के पहिए में वो स्पाइक्स भी नहीं था, बो नहीं था, धनुष जो जिसे कहते हैं कंपोजिट बो नहीं था। ये सब 3500। इसलिए अगर आप इजिप्ट में जाओ, वहाँ पे रामेसीस का जो फेमस चैरियट है, इट इज ओनली 3500 years old, नॉट 4000। 4000 years ago इजिप्ट में भी घोड़े नहीं थे, कहीं नहीं था। तो जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो रही है उस समय कुछ तो हुआ है। डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज भी हुआ है, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। ये सब चेंज होके व्यापार खत्म, फिर धीरे धीरे घोड़े आने लगे। और शायद वन ऑफ द थिंग्स इज दैट हिंदू कुश के उस तरफ, इस तरफ सिंधु नदी है, हिंदू कुश के उस तरफ ऑक्सस रिवर है, और वहाँ हम देखते हैं नए नए नगर निकल रहे हैं।
और वहाँ पे वो टिन बेच रहे हैं, जो ब्रॉन्ज एज होता है टिन। तो शायद पहले ज़माने में जो हाईवे था, देखिए जब हाईवे बदलता है तो सभ्यता भी बदलती है। तो जब नदी से जो बिजनेस होता था वो बिजनेस बंद होके हिंदू कुश वो पार ही करना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि अरे हम तो सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, वहां से डायरेक्टली बिजनेस कर सकते हैं, तो हम इंडस वैली को बिजनेस क्यों दें? तो उन्होंने बिजनेस नहीं दिया, तो फिर ये बंद हो गया ये रास्ता। तो अगर हम वणिक समाज के बारे में सोचें, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बनिया बुद्धि जब होगा तो आपको हड़प्पा समझ में आएगा। और इस हड़प्पा को और समझने के लिए आपने जब रिसर्च भी किया, तो अब इसमें और कितना समझना बाकी है? क्योंकि अभी आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम इंडिया पाकिस्तान कॉम्पोजिट एक सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हमारी हिस्ट्री कितनी पुरानी तक जाती है कि जब पार्टीशन हुआ तो डांसिंग गर्ल फिगर किसके पास जाएगा, हाई प्रीस्ट फिगर किसके पास जाएगा, बीड्स किसके पास जाएगा, उसको लेकर इंडिया पाकिस्तान सरकार के बीच में खींचातानी हुई। और आज शायद इसीलिए रिसर्च उतना नहीं हो पा रहा है जितना हो सकता था। तो क्या बने, हाउ डू यू रिसर्च? देखिए जब अहंकार होगा, देखिए अहंकार एक बहुत ही भयानक चीज है, इसलिए विभाजन होता है। रामायण महाभारत में हम देखते हैं विभाजन, लड़ाई, भाइयों के बीच में लड़ाई। बाइबल में जब हाबिल काबिल की बात होती है, सो इट इज़ ऑलवेज, कुरान में हाबिल काबिल, केन एंड एबल, भाइयों के बीच में हमेशा लड़ाई होती है। तो आजकल भी भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है, केवल इंडिया पाकिस्तान के बीच नहीं है। पार्लियामेंट में जाइए, भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है। और ये महिला जो है, जो दोनों को बोल रही है कि शांत से रहो, ये हड़प्पा वाली औरत है, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। इसलिए हम वणिक बुद्धि नहीं है, इसलिए पैसा भारत में आ रहा है लेकिन कुछ लोगों के पास। तो घर में बहुत भूखे हैं, अमीर भी है, भूखे भी है भारत देश में, क्योंकि एक भाई सब पैसा अपने पास रख रहा है। और वो श्रमण हमारे साथ नहीं है जो कहेगा कि देखो मोनोपोली इज डेंजरस, धीरे धीरे देश को बर्बाद करेगा। यू नो, आयरॉनिक इसलिए भी है क्योंकि आज आप इस जो थियोरी के बारे में बात कर रहे हो उसमें इतना वजन इसलिए भी है क्योंकि अगर आप मोस्ट प्रॉस्परस प्लेसेस ऑन अर्थ की अगर आप बात करें, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, दीज आर ऑल ट्रेडिंग पोस्ट्स। ऑलवेज वणिक समाज हमेशा, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब हम बात करते हैं, इसको पैसे किसने दिए? कभी बैंकर्स एंड, हाँ, बट कौन से बैंकर्स? इंग्लैंड के बैंकर्स या इंडियन बैंक? इंडियन बैंकर, इंडियन बैंकर, जगत सेठ ने दिया था पैसा। ये कोई क्यों नहीं बताता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज शासन को करने का जो मुनीम थे, जो उनको पैसे देते थे, जो उनको लोन करते थे पैसे, वो तो भारतीय थे ना। अब ये बात तो कोई नहीं बताता है। हम हमेशा राजपूत और पृथ्वीराज और ये जो सुल्तान थे, अगर आप पुरानी दिल्ली में जाओ, ये पूछिए सुल्तान मुगलों के जो बैंकर्स कौन थे, उनको लोन कौन देता था? वो भी भारतीय ही थे, वणिक समाज से ही आता था। वणिक समाज हमेशा रहेगा, राजा आएंगे जाएंगे, वणिक समाज हमेशा रहेगा। Fascinating history. 100 Reflections on Harappan Civilization by Devdutt Patnaik. Illustrations भी बहुत अच्छे हैं. Do have a look at this book. Devdutt, many thanks for joining us here. What a pleasure it has been. Thank you.